हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ वन ऑफ द इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, यानी कि एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ होती है दैट लीड्स लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन, जो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन को क्रिएट करती है। अल्सर फॉर्मेशन इन जीआई ट्रैक्ट, यानी कि एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ होती है जो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन और जीआई ट्रैक्ट में अल्सर को या सोर जो घाव होते हैं या वुंड को क्रिएट करती है, फॉर्म करती है। इट अफेक्ट द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम, यानी कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर होती है, कोलोन एंड रेक्टम होती है, उसे भी ये इफेक्ट करती है। समटाइम्स इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि समटाइम्स अगर इसका प्रॉपर केयर या ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन विच इज़ यूजली स्टार्ट फ्रॉम रेक्टम एंड स्प्रेड टू कोलोन एंड स्लोली इट इन्वॉल्व इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स एंड ऑल द लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन लार्ज एंड कॉज अल्सर, यानी कि एक इन्फ्लामेशन, यानी कि ये कोलोन का इन्फ्लामेशन होता है जो कि यूजली रेक्टम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, कोलोन तक ये स्प्रेड करता है। ठीक है, और इसके साथ ही धीरे धीरे यह इंटेस्टाइन की जो ऑल मेम्ब्रेन्स होती है उन्हें भी अपने आप पे इन्वॉल्व कर लेती है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी अपने में इन्वॉल्व करती है, उनमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है और अल्सर का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला होता है स्ट्रेस, यानी कि 90 समय तक अगर पेशेंट को स्ट्रेस है तो उस कंडीशन में अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलता है। सेकंड होती है एलर्जिक कंडीशन, यानी कि अगर किसी चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है किसी पर्सन को और वो उसके कांटेक्ट में बार बार आ रहा है तो एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो सकती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से एंड ऑटो इम्यून रिएक्शन, यानी कि अगर पेशेंट में कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट हो रही है एलर्जिक कंडीशन की वजह से या अदर किसी कॉजेज़ की वजह से, तो उस कंडीशन की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। कल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। फर्स्ट है मेलेना, यानी कि अगर मोर देन 20 टाइम्स पेशेंट का स्टूल पास हो रहा है विथ ब्लड तो उस कंडीशन को हम मेलेना कहते हैं। और अगर मोर देन 20 टाइम पर डे हो रहा है तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। नेक्स्ट होता है वेट लॉस, कॉलिकी पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, पेनफुल स्ट्रेनिंग हो रही है, विटामिन की डेफिशिएंसी है अगर पेशेंट के अंदर, लो ग्रेड फीवर रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगी यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, टेनेमस यानी कि क्रैम्पिंग पेन इन स्टमक, यानी कि क्रैम्प्स होंगे स्टमक में पेशेंट के, और ट्रैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज पल्स रेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले क्या होगा, जो रेक्टम होगा वहाँ पे उसकी जो इनर लेयर होती है म्यूकोसा, उसमें इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग, एडिमा होगा एंड अल्सर भी फॉर्म होने लगते हैं। अल्सर फॉर्म होने की वजह से कलेक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू अराउंड द अल्सर, यानी कि जो अल्सर फॉर्म हुए हैं उनके चारों तरफ जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वे उनका कलेक्शन होने लगता है। उसकी वजह से ड्यू टू स्कार डिस्टर्ब्ड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ म्यूकोसा, जिसकी वजह से जो म्यूकोसा की जो एबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की, फूड एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है म्यूकोसा लेयर की, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट होता है हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी करेंगे। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट एक सिग्मेडोस्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे, ब्लड स्टडीज़ करेंगे जिसमें हमें डिक्रीज HB लेवल दिखेगा और इंक्रीज WBCs रहेंगे, RBC डिक्रीज रहेंगे और ESR टेस्ट भी इंक्रीज दिखेगा हमें। ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI भी करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाता है तो MRI करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें हम एंटी एमेटिक्स प्रोवाइड करेंगे जैसे कि डॉम पेरीडॉम, यानी कि एमिसिस को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। एंटी बैक्टीरियल एजेंट प्रोवाइड करेंगे जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सल्फासेलाजाइन, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें जैसे कि प्रेडनिसोन। ठीक है, और इम्यूनोमॉड्यूलर एजेंट क्या होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को या तो बूस्ट करते हैं या सप्रेस करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम किस कंडीशन में देखते हैं, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम यानी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं ऐसी कंडीशन में हम इन एजेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एजीथियोप्राइन देंगे। ठीक है,
उसके बाद साइक्लोफॉस्फामाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी करेंगे, एलियोस्टोमी कर सकते हैं, रेस्ट्रोएक्टिव प्रोक्टोकोलेक्टोमी करेंगे विथ इलियक पाउच एंड एनास्टोमोसिस। इन सारे प्रोसीजर्स को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। डिस्कस डाइटरी मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन स्टेटस एंड प्रेजेंस ऑफ एलियोस्टोमी, प्रोवाइड रेफरल टू डाइटिशियन फॉर डाइट प्लानिंग एंड टीचिंग। यानी कि डाइटरी जो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, उसके से जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, अगर एलियोस्टोमी पेशेंट में परफॉर्म की गई है उस कंडीशन में भी, और क्या करेंगे हम डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। एडमिनिस्टर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एज ऑर्डर्ड, यानी कि आईवी के थ्रू हम पेशेंट को के अंदर न्यूट्रिशन को एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड, यानी कि हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस किया जा सके। प्रोवाइड इंट्रावेनस थेरेपी, यानी कि आईवी थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नर्स शुड बी डिस्कस एंड रिव्यू रीजन फॉर सर्जरी एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। पेशेंट में फाइंड इट ईजियर टू एक्सेप्ट विथ एन ओस्टोमी एंड टू करेक्ट क्रोनिक डिसीज एंड इट्स ओनली टेम्परेरी। यानी कि नर्स को क्या करना चाहिए, जो रीज़न फॉर सर्जरी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है पेशेंट की, पेशेंट कैसे, अगर पेशेंट में ओस्टोमी परफॉर्म की गई है तो पेशेंट कैसे उसको ईजिली एक्सेप्ट करे और कैसे क्रोनिक डिसीज़ को वो करेक्ट कर सकता है, इसके बारे में नर्स को पेशेंट के साथ डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पेशेंट टू डील विद ऑस्टोमी थ्रू पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर, यानी कि जो पेशेंट में अगर ऑस्टोमी परफॉर्म की गई है, प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, तो जो पेशेंट है उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि वो किस प्रकार से सेल्फ केयर में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में देखेंगे। इसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए कि आपको इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू।